नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर है विदेशी धरती से। बता दें, कनाडा से खबर है, जहां ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान समर्थकों ने 5 किलोमीटर लंबी एक परेड निकाली है, जिसकी झांकी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जो सीन है वो दर्शाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको भी दिखा रहे हैं इस झांकी की, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस घटना को देखने के बाद इसे घिनौनी हरकत बताते हुए घटना की निंदा कर दी है। साथ ही उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मामले को लेकर कनाडा सरकार के समक्ष मुद्दा उठाने की मांग की है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी 6 जून से 2 दिन पहले 4 जून को निकाली गई और इस परेड का वीडियो कांग्रेस नेता मिलन देवड़ा ने शेयर किया है। इस वीडियो में इंदिरा गांधी का पुतला दिखाया गया है और पुतले को खून से सनी साड़ी पहनाकर इंदिरा गांधी की हत्या के सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई। इसी के साथ ही इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले 2 सिख अंगरक्षकों को भी इस झांकी के जरिए दिखाया गया है। इस वीडियो के साथ जो है मिलन देवड़ा ने लिखा है कि एक भारतीय के रूप में मैं कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हुई 5 किलोमीटर लंबी परेड से हैरान हूं, जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाया गया। ये किसी का पक्ष लेने के बारे में नहीं है, ये एक देश के इतिहास के प्रति सम्मान और उसके प्रधानमंत्री की हत्या के कारण हुए दर्द के बारे में है। इस अतिवाद की सार्वभौमिक निंदा और एकजुट होकर प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। तो वहीं जयराम रमेश ने भी इस झांकी की निंदा करते हुए कड़ा विरोध किया है। बाबा जी की कह रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬਣੂਗਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹੀ और पूर्वी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक साथ मिलकर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन कर दिया है। द्वारका के बाद दिल्ली में ये दूसरी आईपी यूनिवर्सिटी होगी। उद्घाटन के बाद समारोह में मौजूद कुछ लोगों ने हुड़दंग भी मचाया है और इस दौरान जिस वक्त सीएम केजरीवाल भाषण दे रहे थे, कुछ लोगों ने वहां पर मोदी मोदी के नारे लगा दिए। सीएम केजरीवाल को अपना भाषण रोककर संबोधन के दौरान नारे लगाने को लेकर उन्होंने अपील की है। कहा कि ये बाद में नारे लगा लेना। दरअसल ईस्ट दिल्ली में यानी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के इस शानदार कैंपस की शुरुआत हो गई है और आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए घटना की निंदा की और कहा कि ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के हुड़दंगी हैं। सीएम ने जवाब देते हुए कहा कि अगर ऐसे नारे लगाने से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाती तो 70 साल में हो गई होती। और क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। तो एक तरह से 12वीं तक अपने पास अब एक सिस्टम है, अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। आप सरकारी स्कूल में भेज दो, आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। अब अपने को 12वीं के बाद की शिक्षा के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली में हर साल लगभग 2.5 लाख बच्चे 12वीं पास करते हैं। इसमें से लगभग 1.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों से निकलते हैं, 1 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकलते हैं। जब हमने जिम्मेदारी संभाली थी 2015 में, तो उस वक्त 12वीं के बाद सारे कॉलेजेस मिला के और डीयू का भी एक स्टेटिस्टिक्स लिया गया। डीयू में जैसे जो दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज हैं उनमें तो 85% सीट जो हैं वो दिल्ली के बच्चों के लिए रिजर्व हैं, लेकिन डीयू के अंदर सीटें रिजर्व नहीं है। तो एक एस्टीमेट बनाया गया भी दिल्ली के बच्चों को कितने एडमिशन होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो सारा मिला लिया जाए तो एक रफ एस्टीमेट ये है कि 2.5 लाख में से 1.1 लाख बच्चों के लिए दिल्ली में सीट अवेलेबल थी। तो एक तरह से 1.4 लाख बच्चों का डेफिसिट था। पिछले 7-8 साल के बाद अंदर ये 1.1 लाख से हम इसको 1.5 लाख तक ले जा पाए हैं। आज 1.5 लाख बच्चों के लिए 12वीं के बाद सीट अवेलेबल है। अभी भी 1 लाख का डेफिसिट है। हमें अभी 1 लाख और बच्चों के लिए सीट्स क्रिएट करने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी इशू उठता है और वो ये है कि पढ़ने लिख के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिले तो फिर एक मन में प्रश्न तो उठता है कि क्या शिक्षा सार्थक थी जो हमने पढ़ाई लिखाई की, अपर एजुकेशन। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक युवा के सामने यही है, जॉब्स 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 एंड जॉब्स। अगर जॉब्स नहीं मिलेंगे, पढ़े लिखे हाथ में डिग्री लेके घूमने से कोई फायदा नहीं है। और ये सारा सिस्टम
1830 ईस्वी में मैकॉले ने बनाया था। उसके पहले जो भी भारतीय सिस्टम था, हमारे देश में एजुकेशन का सिस्टम था, जो मैंने पढ़ा है, बताते हैं बहुत अच्छा सिस्टम था अंग्रेजों के आने के पहले। गांव-गांव के अंदर स्कूल थे, जो आचार्य का सिस्टम था, चाहे राजा का बेटा हो चाहे रंग का बेटा हो, सारे एक ही साथ स्कूल में आके रहते थे। और फिर इन्होंने सारा हमारा एजुकेशन सिस्टम तहस नहस कर दिया अंग्रेजों ने आके 1830s के अंदर मैकॉले ने सारा। और उन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था बनाई, वो शिक्षा अवस्था भारत के लिए नहीं बनाई थी, वो सारी शिक्षा अवस्था उन लोगों ने बनाई थी क्लर्क पैदा करने के लिए, कि पढ़े लिखे क्लर्क पैदा होंगे और वो अंग्रेजों की सेवा करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आज़ादी के बाद हमने इसमें शिक्षा व्यवस्था में मूलचूल परिवर्तन नहीं किया। आज वही शिक्षा व्यवस्था चल रही है। हम बीए करते हैं, हम बीकॉम करते हैं, हम ये डिग्री फलानी डिग्री बीएससी करते हैं, नौकरी नहीं मिलती। तो नौकरी नहीं मिलती, फिर डिग्री करने का क्या फायदा? अब हमें कुछ ना कुछ करके हम लोगों को ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी जो कि अल्टीमेटली आपको रोजगार दिलवाए। मैं अभी पढ़ रहा था, मैं अभी डॉक्टर साहब से डिस्कस कर रहा था, यहां पे अब जो शिक्षा देने का प्लान किया जा रहा है, वो लग रहा है कि शायद यहाँ पे डिज़ाइन के ऊपर आपको सिखाया जाएगा, ऑटोमेशन पे सिखाया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सिखाया जाएगा, रोबोटिक्स पे सिखाया जाएगा, इनोवेशन पे सिखाया जाएगा, मशीन लर्निंग पे सिखाया जाएगा, डेटा मैनेजमेंट पे सिखाया जाएगा। ये सारी चीज़ें आज तकनीकी युग के अंदर ये डिमांड है सोसाइटी की। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से निकलने वाले बच्चों को तुरंत नौकरी मिलेगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि हर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की अकाउंटेबिलिटी इसी बात से फिक्स होनी चाहिए कि आपके निकलने वाले कितने बच्चों को नौकरी मिली, ये जरूरी होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस पे एक चीज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। नौकरियों की कमी है। सारे बच्चे अगर निकल के नौकरियां ढूंढने लग गए तो नौकरियां नहीं है इस देश के अंदर। हम बार बार ये कहते हैं कि हमें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। उस दिशा में अब अपने को अपनी शिक्षा व्यवस्था को ले जाना पड़ेगा। इसका एक छोटा सा प्रयास दिल्ली सरकार में हम लोगों ने किया। 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम लोगों ने बिजनेस करने के लिए हमने उन लोगों को प्रेरित किया। इसको हमने बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम या एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस का नाम दिया। इसमें क्या करते हैं कि एक बच्चे को 2000 रुपए देते हैं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को 2000 रुपए देते हैं और उनको कहते हैं इस 2000 रुपए से बिजनेस करो। तो सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा, पर शुरू में मनीष जी और आतिशी जी ने जब इस पूरे प्रोग्राम को कंसीव किया, मुझे भी लगा यार पता नहीं क्या 2000 रुपए में क्या बिजनेस होगा। उसमें वो क्या कर सकते हैं, बच्चे इकट्ठे होते हैं, 4 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे, वो टीम बनाते हैं। तो 15 बच्चे आए, 15 बच्चों ने अपने 2-2000 रुपए डाले, वो 30,000 रुपए हो गए। तो और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गुरुवार को गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का जो है वो उद्घाटन किया है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। इस बीच कार्यक्रम स्थल पर पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई गई थी और उपराज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री की भी छोटी सी फोटो लगाई गई थी। इसको लेकर एक विवाद सामने आया है। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान हुड़दंग की खबरें भी सामने आई हैं, जिस पर आतिशी ने संबोधन किया है। ये एडमिशन लेने की बात होती है तो पिछले 3 साल में 4 लाख से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। ये इसी का नतीजा है कि जब दिल्ली सरकार के BR अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के एडमिशन खुलते हैं और 4400 सीटों के लिए एडमिशन लेने की बात होती है तो 92,000 स्टूडेंट दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। ये दिल्ली की शिक्षा क्रांति है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो दिल्ली शिक्षा क्रांति है, ये सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं रही है। पिछले 8 साल में दिल्ली में 5 नई यूनिवर्सिटीज खुली हैं, जिसमें दिल्ली फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी है। और उसके लिए मैं हमारे सारे शिक्षा विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ इन 5 नई यूनिवर्सिटीज के लिए। पिछले
और शरद पवार ने कोल्हापुर में हुई हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्य से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी स्थिति बनाई और ये समाज के लिए सही नहीं है। आम लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। इसमें राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है। जब इसकी जांच की जाएगी तो सच्चाई सबके सामने आएगी। दरअसल महाराष्ट्र में हत्या की घटनाएं महाराष्ट्र की खासियत नहीं है। महाराष्ट्र एक उदार और शांतिपूर्ण राज्य है। कोल्हापुर और नगर की घटना महाराष्ट्र के चरित्र के अनुरूप नहीं है। लोकसत्ता के अनुसार शरद पवार ने कहा है कि अगर हम सब व्यवस्था का सहयोग करें तो हम देखेंगे कि इस स्थिति पर तत्काल रोक लग जाती। कोल्हापुर हो या फिर कोई अन्य शहर, सामाजिक परिवर्तन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। उस स्थान पर शांति स्थापित करनी चाहिए। छत्रपति शाहू और महारानी तातारानी के उदाहरण का अनुसरण करते हुए आम आदमी के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। सरकारी उत्तर लागले आता कसं दिसतं आजच्या वर्तमानपत्रात किंवा सकाळी टेलिव्हिजनवर नगरला काहीतरी झालं संगमनेरला, त्याच्यानंतर दुसरी एक मोठी बातमी होती कोल्हापूरला. काय बातमी होती तर कोणीतरी ह्याच्यावर मोबाईलवर काहीतरी मेसेज पाठवला. आता मेसेज पाठवला चुकीचे असेल नाही असं नाही, पण त्याच्यासाठी लगेच रस्त्यावर उतरून त्याला एक धार्मिक स्वरूप देणं हे काही योग्य नाही. हा सत्ताधारी पक्ष जो आहे तो अशा सगळ्या गोष्टीला प्रोत्साहित करतो. राज्यकर्त्यांची जबाबदारी. और बिहार से खबर है, जहां रोहतास में सोन नदी पर बने पुल के 2 पिलर के बीच कल शाम से ही 11 साल का एक बच्चा रंजन कुमार फंसा हुआ है। कैमरे के जरिए गैप से बच्चा दिखाई दे रहा है और यहां आपको बता दें कि एक टीम पिलर के छेद करके बांस के जरिए खाना पहुंचा रही है और पाइप के सहारे बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। इस बच्चे को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। रात में भी एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन बच्चे को फिलहाल निकाला नहीं जा सका है। रेस्क्यू टीम का यह कहना है कि बच्चा स्वस्थ है और रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। राहत की बात यह है कि वो ज्यादा अंदर तक नहीं फंसा है। उम्मीद है कि कुछ ही घंटों के ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौके पर 3 अफसर, 35 जवान और उनकी पूरी टीम मौजूद है। पुल को ऊपर से तोड़कर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस पिलर को 8 से 10 फीट काटा जा रहा है और 1:30 बजे के तक 5 फीट पिलर को काट दिया गया था। दरअसल रंजन कुमार खिरियाव गांव का रहने वाला है और उसके पिता शत्रुघ्न प्रसाद का कहना है कि उनका बेटा मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है और वो पिछले 2 दिनों से लापता था। बताया जा रहा है कि वो कबूतर पकड़ने गया था और उसी दौरान वो इस दरार में फंस गया है। और बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सियासत गर्म है। एक और जहां केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के समर्थन का विरोध कर रही है, वहीं दूसरी ओर बिहार में सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार जातिगत जनगणना की मांग जारी है। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश पर जातिगत जनगणना को 3 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया। साफ तौर पर कहा गया है कि जनगणना केंद्र सरकार करा सकती है और राजद के द्वारा जातिगत जनगणना की मांग अभी भी जारी है। इसी को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सत्ता पक्ष में मुख्य दल के रूप में राजद इस मांग को लेकर लगातार बढ़ावा दे रही है। भागलपुर में भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव का कहना है कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने से डर रही है, जबकि जाति की गणना होनी जरूरी है। ये भी कहा गया कि पेड़ मवेशियों तक की गिनती की जाती है, तो वहीं इंसानों में भी विभिन्न प्रकार के वर्ण हैं जो कि किसी से भी छुपा नहीं है। इसे गिनती कराने में केंद्र सरकार को आखिर क्या आपत्ति हो रही है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश में साफ तौर पर यह जिक्र किया गया है कि जातिगत जनगणना केंद्र सरकार के अधीनस्थ है और उसी के संभव हो पाएगी। भारतवर्ष में पशु पक्षी का जनगणना हो रहा है, गाय भैंस का जनगणना हो रहा है, लेकिन हम लोग का जो जातिगत जनगणना भारत में नहीं हो रहा है। क्या बात है भाई, सरकार ने, बिहार सरकार ने इस पे कदम उठाया, जातिगत जनगणना करवाने के लिए कदम उठाया, लेकिन कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया। कोर्ट का कहना हुआ कि ये जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार महंगाई के खिलाफ
और लखनऊ कोर्ट रूम में गैंगस्टर संजीव जीवा की सरेआम हत्या के बाद बुलंदशहर खुर्जा कोर्ट से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीओ, इंस्पेक्टर समेत तमाम पुलिस अफसर भी कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने में जुट गए हैं। खुद सीओ खुर्जा ने भारी पुलिस बल के साथ कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और कोर्ट में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की भी पड़ताल की गई है। इस बीच आपको बता दें कि मेटल डिटेक्टर और बम निरोधक उपकरणों के साथ भी जांच की जा रही है और परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पूरी पुलिस टीम मौजूद है। निर्देश पे पूरे जो कोर्ट की है उसकी सुरक्षा व्यवस्था को एक बार उसका अध्ययन किया जा रहा है और यहाँ पे जो लोग भी आते हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग और फ्रिक्सिंग कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही है उसका पूरा पर्यवेक्षण किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे पूरे जो कोर्ट की है उसकी सुरक्षा व्यवस्था को एक बार उसका अध्ययन किया। ये जैसे हत्या हुई है लखनऊ में, क्या कहेंगे जी? इस पर हमारा तो पहले से भी ये मानना रहा है, मांग रही है हमारी वकीलों की और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ओर से भी रहा है, सारी बार एसोसिएशन मांगती हैं और पूरे प्रदेश में चल रहा है वकीलों की ओर से कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। ये तो वकीलों के बहुत ज़्यादा सुरक्षा के खिलवाड़ है और ये तो बहुत ही बड़ी घटना हुई है कि वकीलों के भेष में कोई आ जाए। इससे तो पूरी जो हमारे जो कोर्ट परिसर है वो सुरक्षित ही नहीं है। ये तो सरकार से हमारी वकीलों की सुरक्षा की मांग रखी गई है और अब तक इसमें सरकार ने किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। पश्चिम बंगाल के टीएमसी में राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बैनर्जी पश्चिम बंगाल कोयला तस्करी घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए कोलकाता में ईडी कार्यालय पहुंची है। इससे पहले परिवर्तन निदेशालय ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा को कोयला चोरी मामले में 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था, जब उन्हें कोलकाता के हवाई अड्डे पर दुबई यात्रा पर जाने से रोक दिया गया था। और उत्तर प्रदेश में मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद से प्रयागराज के लूकरगंज में खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका भूमि पूजन किया था और ऑपरेशन माफिया के तहत मुक्त कराई गई करीब 1731 वर्ग मीटर जमीन पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1 BHK और 76 फ्लैट बनाए गए हैं। इन फ्लैटों का काम अंतिम दौर में है और जल्द ही इन फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर मिर्जापुर से है, जहां पर कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र में बदली कटरा मोहल्ले में मकान के पीछे खंडहर में एक अधेड़ शख्स का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल है और पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की गई। इस बीच एसपी सिटी ने बताया है कि शव को 7 से 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन मृतक युवक की शिनाख्त अब तक हो नहीं पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही साथ शिनाख्त के प्रयास भी जारी है। थाना कटरा अंतर्गत बदली कटरा मोहल्ला लगाता है, जिसमें आशीष अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति का मकान है। पीछे खंडहर है, जिसमें खंडहर में एक 40 से 45 उम्र के एक व्यक्ति का शव मिला हुआ है, जो लगभग 7 से लेकर के 8 दिन पुराना लग रहा है। मौके पर फोरेंसिक टीम के द्वारा और कोतवाली कटरा पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। अभी तक उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। वहाँ आसपास पुलिस के द्वारा जो तलाश की गई है उसमें सिरिंज और एक माचिस मिला है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होता है कि वो नशीला पदार्थ लेने का आदी था। फिर भी पुलिस टीम के द्वारा विस्तृत जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। पटना में होने वाले विपक्ष की बैठक पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों की बैठक के बारे में बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 2024 को लेकर डरे हुए हैं। लगभग 15 पार्टियां बैठक में आ रही हैं और सभी पार्टियों के सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि नेता भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों इस बैठक में सम्मिलित होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के सांसद आदरणीय श्री ललन बाबू जी ने आप लोगों के समक्ष रखा है। कई बातें मीडिया में होकर के आ रही थी, लेकिन तिथि अब स्पष्ट हो गया है। 12 तारीख को एंगेज कुछ जो लीडर उनकी अपनी प्रायर एंगेजमेंट रही, इस वजह से आने में थोड़ी असुविधा थी,
लेकिन सबका राय बना कि सब पार्टी के जो हेड हैं वो रहें, उसी तिथि को बैठक जो है बुलाई जाएगी। तो तय हो गया है, वेन्यू जो है वो पटना में है। पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और सभी नेताओं ने अपनी सहमति दे दी है। और जो महागठबंधन की सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और सभी लोगों की ये कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा विपक्ष, जो लाइट माइंडेड पार्टीज जो हैं, उन सब को जो है गोलबंद किया जाए, एक साथ बैठा जाए, रणनीति तय की जाए। तो हमको लगता है कि सभी लोगों का प्रयास इसमें लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद, उनके साथ हम खुद कई जगह पर कई नेताओं के साथ हमारी मुलाकात भी हुई और हमको लगता है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो जो देश के जो हालात हैं, लोकतंत्र पर जिस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, मुद्दे की बात नहीं हो रही है, एक तरफा तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, तो इसको देखते हुए एक अहम बैठक विषय। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। खालिस्तान समर्थकों की घिनौनी हरकत। कनाडा में इंदिरा गांधी की हत्या वाली झांकी पर भड़की कांग्रेस। विदेश मंत्री जयशंकर को मुद्दा उठाने की रखी मांग। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी। अब तक एसआईटी ने 208 लोगों के बयान दर्ज किए। हिंदुत्ववादी संगठनों के प्रदर्शन के बाद शरद पवार का बड़ा बयान, कहा कि आम लोगों को चुकानी होगी इसकी कीमत। अरविंद केजरीवाल के भाषण के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे। आप मुखिया हाथ जोड़कर बोले, बाद में कर लेना। नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर है विदेशी धरती से। बता दें, कनाडा से खबर है, जहां ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान समर्थकों ने 5 किलोमीटर लंबी एक परेड निकाली है, जिसकी झांकी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जो सीन है वो दर्शाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको भी दिखा रहे हैं इस झांकी की, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस घटना को देखने के बाद इसे घिनौनी हरकत बताते हुए घटना की निंदा कर दी है। साथ ही उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मामले को लेकर कनाडा सरकार के समक्ष मुद्दा उठाने की मांग की है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी 6 जून से 2 दिन पहले 4 जून को निकाली गई और इस परेड का वीडियो कांग्रेस नेता मिलन देवड़ा ने शेयर किया है। इस वीडियो में इंदिरा गांधी का पुतला दिखाया गया है और पुतले को खून से सनी साड़ी पहनाकर इंदिरा गांधी की हत्या के सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई। इसी के साथ ही इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले 2 सिख अंगरक्षकों को भी इस झांकी के जरिए दिखाया गया है। इस वीडियो के साथ जो है मिलन देवड़ा ने लिखा है कि एक भारतीय के रूप में मैं कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हुई 5 किलोमीटर लंबी परेड से हैरान हूं, जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाया गया। ये किसी का पक्ष लेने के बारे में नहीं है, ये एक देश के इतिहास के प्रति सम्मान और उसके प्रधानमंत्री की हत्या के कारण हुए दर्द के बारे में। इस अतिवाद की सार्वभौमिक निंदा और एकजुट होकर प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। तो वहीं जयराम रमेश ने भी इस झांकी की निंदा करते हुए कड़ा विरोध किया है। बाबा जी की कह रहे हैं उन्होंने लेना पहुंचा हो ना रब नूं ओही बनूगा मुखी। बाबा जी की कह रहे हैं उन्होंने लेना पहुंचा हो ना रब नूं ओही।
और पूर्वी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक साथ मिलकर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन कर दिया है। द्वारका के बाद दिल्ली में ये दूसरी आईपी यूनिवर्सिटी होगी। उद्घाटन के बाद समारोह में मौजूद कुछ लोगों ने हुड़दंग भी मचाया है और इस दौरान जिस वक्त सीएम केजरीवाल भाषण दे रहे थे, कुछ लोगों ने वहां पर मोदी मोदी के नारे लगा दिए। सीएम केजरीवाल को अपना भाषण रोककर संबोधन के दौरान नारे लगाने को लेकर उन्होंने अपील की है। कहा कि ये बाद में नारे लगा लेना। दरअसल ईस्ट दिल्ली में यानी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के इस शानदार कैंपस की शुरुआत हो गई है और आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए घटना की निंदा की और कहा कि ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के हुड़दंगी हैं। सीएम ने जवाब देते हुए कहा कि अगर ऐसे नारे लगाने से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाती तो 70 साल में हो गई होती। और क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। तो एक तरह से 12वीं तक अपने पास अब एक सिस्टम है, अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। आप सरकारी स्कूल में भेज दो, आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। अब अपने को 12वीं के बाद की शिक्षा के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली में हर साल लगभग 2.5 लाख बच्चे 12वीं पास करते हैं। इसमें से लगभग 1.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों से निकलते हैं, 1 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकलते हैं। जब हमने जिम्मेदारी संभाली थी 2015 में, तो उस वक्त 12वीं के बाद सारे कॉलेजेस मिला के, और डीयू का भी एक स्टेटिस्टिक्स लिया गया। डीयू में जैसे जो दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज हैं उनमें तो 85% सीट जो हैं वो दिल्ली के बच्चों के लिए रिजर्व हैं, लेकिन डीयू के अंदर सीटें रिजर्व नहीं है। तो एक एस्टीमेट बनाया गया भी दिल्ली के बच्चों को कितने एडमिशन होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो सारा मिला लिया जाए तो एक रफ एस्टीमेट ये है कि 2.5 लाख में से 1.1 लाख बच्चों के लिए दिल्ली में सीट अवेलेबल थी। तो एक तरह से 1.4 लाख बच्चों का डेफिसिट था। पिछले 7-8 साल के बाद अंदर ये 1.1 लाख से हम इसको 1.5 लाख तक ले जा पाए हैं। आज 1.5 लाख बच्चों के लिए 12वीं के बाद सीट अवेलेबल है। अभी भी 1 लाख का डेफिसिट है। हमें अभी 1 लाख और बच्चों के लिए सीट्स क्रिएट करने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी इशू उठता है और वो ये है कि पढ़ने लिख के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिले तो फिर एक मन में प्रश्न तो उठता है कि क्या शिक्षा सार्थक थी जो हमने पढ़ाई लिखाई की, अपर एजुकेशन। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक युवा के सामने यही है, जॉब्स 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 एंड जॉब्स। अगर जॉब्स नहीं मिलेंगे, पढ़े लिखे हाथ में डिग्री लेके घूमने से कोई फायदा नहीं है। और ये सारा सिस्टम 1830 ईस्वी में मैकॉले ने बनाया था। उसके पहले जो भी भारतीय सिस्टम था हमारे देश में, एजुकेशन का सिस्टम था, जो मैंने पढ़ा है बताते हैं बहुत अच्छा सिस्टम था। अंग्रेजों के आने के पहले गांव गांव के अंदर स्कूल थे, जो आचार्य का सिस्टम था, चाहे राजा का बेटा हो चाहे रंग का बेटा हो, सारे एक ही साथ स्कूल में आके रहते थे। और फिर इन्होंने सारा हमारा एजुकेशन सिस्टम तहस नहस कर दिया अंग्रेजों ने आके 1830s के अंदर मैकॉले ने सारा। और उन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था बनाई, वो शिक्षा व्यवस्था भारत के लिए नहीं बनाई थी, वो सारी शिक्षा व्यवस्था उन लोगों ने बनाई थी क्लर्क पैदा करने के लिए, कि पढ़े लिखे क्लर्क पैदा होंगे और वो अंग्रेजों की सेवा करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आजादी के बाद हमने इसमें शिक्षा व्यवस्था में मूलचूल परिवर्तन नहीं किया। आज वही शिक्षा व्यवस्था चल रही है। हम बीए करते हैं, हम बीकॉम करते हैं, हम ये डिग्री फलानी डिग्री बीएससी करते हैं, नौकरी नहीं मिलती। तो नौकरी नहीं मिलती, फिर डिग्री करने का क्या फायदा। अब हमें कुछ ना कुछ करके हम लोगों को ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी जो कि अल्टीमेटली आपको रोजगार दिलवाए। मैं अभी पढ़ रहा था, मैं अभी डॉक्टर साहब से डिस्कस कर रहा था, यहां पे अब जो शिक्षा देने का प्लान किया जा रहा है वो लग रहा है कि शायद यहाँ पे डिजाइन के ऊपर आपको सिखाया जाएगा, ऑटोमेशन पे सिखाया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सिखाया जाएगा, रोबोटिक्स पे सिखाया जाएगा, इनोवेशन पे सिखाया जाएगा, मशीन लर्निंग पे सिखाया जाएगा, डेटा मैनेजमेंट पे सिखाया जाएगा। ये सारी चीजें आज तकनीकी युग के अंदर ये डिमांड है सोसाइटी की। मुझे उम्मीद है कि यहां से निकलने वाले बच्चों को तुरंत नौकरी मिलेगी,
लेकिन मेरा यह मानना है कि हर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की अकाउंटेबिलिटी इसी बात से फिक्स होनी चाहिए कि आपके निकलने वाले कितने बच्चों को नौकरी मिली, यह जरूरी होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस पे एक चीज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। नौकरियों की कमी है, सारे बच्चे अगर निकल के नौकरियां ढूंढने लग गए तो नौकरियां नहीं है इस देश के अंदर। हम बार बार ये कहते हैं कि हमें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। उस दिशा में अब अपने को अपनी शिक्षा व्यवस्था को ले जाना पड़ेगा। इसका एक छोटा सा प्रयास दिल्ली सरकार में हम लोगों ने किया। 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम लोगों ने बिजनेस करने के लिए हमने उन लोगों को प्रेरित किया। इसको हमने बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम या एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस का नाम दिया। इसमें क्या करते हैं कि एक बच्चे को 2000 रुपए देते हैं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को 2000 रुपए देते हैं और उनको कहते हैं इस 2000 रुपए से बिजनेस करो। तो सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा, पर शुरू में मनीष जी और आतिशी जी ने जब इस पूरे प्रोग्राम को कंसीव किया, मुझे भी लगा यार पता नहीं क्या 2000 रुपए में क्या बिजनेस होगा। उसमें वो क्या कर सकते हैं, बच्चे इकट्ठे होते हैं, 4 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे, वो टीम बनाते हैं। तो 15 बच्चे आए, 15 बच्चों ने अपने 2-2000 रुपए डाले, वो 30,000 रुपए हो गए। तो और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गुरुवार को गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का जो है वो उद्घाटन किया है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। इस बीच कार्यक्रम स्थल पर पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई गई थी और उपराज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री की भी छोटी सी फोटो लगाई गई थी। इसको लेकर एक विवाद सामने आया है। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान हुड़दंग की खबरें भी सामने आई हैं, जिस पर आतिशी ने संबोधन किया है। ये एडमिशन लेने की बात होती है तो पिछले 3 साल में 4 लाख से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। ये इसी का नतीजा है कि जब दिल्ली सरकार के BR अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के एडमिशन खुलते हैं और 4400 सीटों के लिए एडमिशन लेने की बात होती है तो 92,000 स्टूडेंट दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। ये दिल्ली की शिक्षा क्रांति है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो दिल्ली शिक्षा क्रांति है ये सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं रही है। पिछले 8 साल में दिल्ली में 5 नई यूनिवर्सिटीज खुली हैं, जिसमें दिल्ली फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी,